धाकड़ खबर, बेखौफ सुबह, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। एक बड़ी खबर से आपको रूबरू कराने जा रहा हूं। धाकड़ खबर ने एक बड़ा कदम उठाया है, कोशिश की है। हम लोगों की दुकान उतनी बड़ी नहीं है, आप लोग जानते हैं, उनके पास तो बड़ा सारा मॉल है। ये डायलॉग मैं आपके सामने आए दिन बोलता रहता हूँ, लेकिन शाम को रोजाना उन बड़े मॉल वालों के यहाँ एक दुकान सजाती है जिसे वो कहते हैं डिबेट शो, जिसमें एक एंकर होता है और उसके अलावा 2-4 लोग बैठा लिए जाते हैं और चीपो चीपो किया जाता है। निकलता कुछ है नहीं, लेकिन अगर उनके नामों पर ही आप गौर कर लें तो उनके डिबेट देखना बंद कर देंगे। जैसे हुंकार, बताइए कहाँ की हुंकार हो रही है भाई? जवाब पूछना है सरकार से, सवाल उठाना है जनता का, लेकिन हुंकार हो रही है। दंगल, अजीब सा नाम है। हल्ला बोल, अरे बाप रे। कोई कह रहा ताल ठोक के, कोई कह रहा आर पार। अरे भाई क्या करके रहोगे? अगर आप नामों पे ही अध्ययन कर लें तो आपको अंदाजा हो जाएगा ये सब करते क्या हैं। खैर छोड़िए इन सबको। हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं आज से आपके सामने एक छोटी सी कोशिश, वो ये है कि बात जनता की। जी हाँ, बात जनता की नाम से एक स्पेशल शो धाकड़ खबर पे आज से शुरू होने जा रहा है और आज का मुद्दा है कल्याण सिंह, जिनका निधन हो गया। उत्तर प्रदेश के सीएम रहे हैं, राम मंदिर आंदोलन के पूरे नायक माने जाते हैं और आजकल ज़्यादा बताए जा रहे हैं। उनके जाने पर बहुत सारे आंसू भाजपा बहाती हुई दिखाई दे रही है। तो कैसे इस पूरे मामले को देखा समझा जा सकता है? हमारे एडिटर साहब हैं रवि अरोड़ा जी, वो इस पूरे मामले को लेकर बात कर रहे हैं। बीजेपी के पैनलिस्ट हैं, उनके साथ में समाजवादी पार्टी के पैनलिस्ट हैं और आज़ाद समाज पार्टी, जो भीम आर्मी का जो है राजनीतिक ग्रुप है, उसके नेता हैं, उनके साथ जुड़े हुए। तो देखिए, बताइए और आपकी राय जो भी हो वो बेबाक तरीके से अपनी ज़रूर दीजिएगा, ताकि हम जो सुधार कर सकते हैं और वो भी करने की कोशिश करेंगे। ये एक बड़ा अपडेट था, मुझे लगा बीच में घुस जाता हूँ, ज़रूरत नहीं थी। वैसे उन्होंने तमाम चीज़ें आगे आपके सामने रखी हैं, मतलब वो रख रहे हैं, आप देख सकते हैं। कि फिर भी मुझे लगा है भाई मैं भी अपनी एंट्री कर लेता हूं, पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। हम लोग ऐसी ही और भी कई सारी कोशिशें शुरू करने जा रहे हैं। धाकड़ खबर के YouTube चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। मेरा नाम है रवि अरोड़ा। दोस्तों, आज से हम एक नया सेगमेंट शुरू करने जा रहे हैं, बात जनता की। इस एपिसोड के माध्यम से हम देश दुनिया के तमाम ज्वलंत मुद्दों पर बात करेंगे और कोशिश करेंगे उन पर एक बेहतरीन और उम्दा राय रखने वाले और विशेष जानकारियां रखने वाले लोगों को अपने साथ जोड़ने। आज हम एक ऐसे ही मुद्दे पर बात करने के लिए आपके सामने हाजिर हुए हैं। हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी जी। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे और दूरदर्शन के एडवाइजर रहे नरेश सुरभि जी, और भीम आर्मी के प्रवक्ता सतपाल चौधरी जी। दोस्तों, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि हाल ही में देश के जाने माने नेता और कथित तौर पर हिंदू हृदय सम्राट कल्याण सिंह जी का निधन हुआ है और उनके निधन के बाद अनेक से मुद्दे, अनेक से सवाल राष्ट्रीय पटल पर उभर कर आए हैं। उन पर हम बात करना चाहते हैं और इस मुद्दे पर हमारे ये 3 विशेष अतिथि आज हमारे साथ हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर टीवी चैनल्स में तमाम तरह की डिबेट होती रहती है। उन डिबेट्स में हम देखते हैं बात कम हो पाती है, तुक्का फजीयत और एक दूसरे पर हमले और एक दूसरे की बात को काटना और एक दूसरे को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति अधिक दिखाई देती है। हम चाहते हैं कि हम अपने मुद्दों पर, देश के मुद्दों पर और जनता के मुद्दों पर बड़ी शाइस्तगी से बात करें और कुछ ऐसा हम अपनी गुफ्तगू में से निकालें जिसको जनता को भी लगे कि हाँ, मेरे मुद्दे पर आज कुछ बात हुई है। आज हम बात करने वाले हैं कल्याण सिंह जी के निधन के बाद देश की राजनीति में आए परिवर्तन, उनकी निधन के बाद नए किस्म की राजनीति की शुरुआत और उनके निधन का प्रदेश की, खासतौर पर उत्तर प्रदेश की राजनीति पर होने वाला असर, इस पर हम बात करेंगे।
और जैसा कि हम देख रहे हैं कि कल्याण सिंह जी की मृत्यु के बाद भाजपा एक रुदाली की भूमिका में दिखाई दे रही है। जिस तरह से राष्ट्रीय शोक, स्कूल कॉलेज बंद, बैंक बंद, तमाम बड़े नेताओं का उनको श्रद्धांजलि देने के लिए मौजूद होना, ये सब चीजें इस तरह से दिखाई दी जा रही हैं कि जैसे देश के साथ बहुत बड़ा, देश को सदमा लगा, देश के साथ कुछ बहुत बड़ी घटना हुई। यकीनन कल्याण सिंह जी बड़े नेता थे और उनका निधन एक दुखदाई घटना है, लेकिन जो आया है वो जाएगा, ये हम सब लोग जानते हैं। बावजूद इसके भाजपा में इतना अफसोस का प्रदर्शन क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों दिखाने की कोशिश की जा रही है कि जैसे बहुत बड़ा नुकसान देश के साथ हो गया है? और कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस तरह से हमारी संसद ने ओबीसी पर एक बिल पास कर दिया है और उत्तर प्रदेश के चुनाव हमारे सर पर हैं और सब लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में ओबीसी वर्ग के मतदाता लगभग 45% हैं और उसमें लोध वोट भी काफी संख्या में है, जिससे कल्याण सिंह जी आते थे। कि क्या उन सबको साधने का प्रयास हो रहा है या वाकई भाजपा इतने ही दुख में है? इसमें सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा, उनके विचार जानना चाहूंगा, पार्टी की राय जानना चाहूंगा हमारे बड़े भाई नरेश सिरोही जी से कि वो बताएं कि क्या वाकई भाजपा इतने सदमे में है या इस तरह के सदमे का अभिनय किया जा रहा है। नरेश सिरोही जी। धन्यवाद रवि जी। और मैं माननीय कल्याण सिंह जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हुआ अपनी बात कहूंगा। आपने जो मुद्दे उठाए हैं और जिस तरह से आपने भूमिका बनाई है और बांधी है, देखिए कल्याण सिंह जी को एक तो अगर उनको हम केवल बैकवर्ड और लोध नेता के रूप में अगर देखें या लोध वोट को इकट्ठा करने वाले नेता के रूप में देखें तो वो उनके साथ जाती होगी। और वाकई वो इस पार्टी का हिंदुत्व का बहुत बड़ा चेहरा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि कल्याण सिंह जी हिंदुत्व का और खासकर जो गांव देहात में एक पहचान बनाने वाला भारतीय जनता पार्टी के, वो शायद उस तरह से पहले नेता थे जिन्होंने गांव देहात में भी अपनी पकड़ और अपनी पहचान बनाई। और आपको तो अच्छे से याद होगा कि शुरुआती 90 के दशक में शुरुआती में गांव देहात में उनको अपना लोग नेता मानते थे और वो उनकी जात का तो बहुत लोगों को पता नहीं था कि किस जाति के हैं, लेकिन गांव देहात के हैं। और जो बोल चाल भाषा और रहन सहन था और उनका जो बर्ताव था वो एकदम देहाती उसमें था और गांव के लोग मानते थे कि ये गांव से निकला हुआ और राष्ट्रवादी विचारधारा जो विचारधारा है उसकी पार्टी में एक बड़ा नेता है कल्याण। तो ऐसे गांव देहात के मुझे बहुत सारे उनके किस्से याद हैं, वो मैं यहाँ बहुत ज्यादा उनमें नहीं जाऊंगा इस अवसर पे। केवल इतना जरूर कहूंगा कि गांव देहात में, और मेरे साथी जो राजकुमार जी हैं या सतपाल जी हैं और आप तो सुन सब चीजों से जुड़े रहे हैं बहुत सक्रियता के साथ, तो गांव देहात में उनको अपना नेता के रूप में, अपना आदमी के रूप में जो है गांव देहात के लोग उनको जानते थे, उनकी जाति का लोगों को नहीं पता था। और जब राम मंदिर वाला विषय आया तो राम मंदिर में हिंदुत्व के चेहरे के और राम भक्त होने के नाते उस समय अटल जी का बड़ा कद था और डॉक्टर जोशी, अडवाणी जी, इन लोगों के बड़े कद थे, लेकिन कल्याण सिंह जी का भी कद उस वक्त जो है इससे छोटा नहीं था और लाखों की लोग संख्या में लोग जो है कल्याण सिंह जी को सुनने आते थे। और आज ऐसे नेता का निधन हुआ है तो स्वाभाविक है कि हम उनको जो वो डिजर्व करते हैं उतना सम्मान, उनका उतना आदर हमको को रखना चाहिए। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है सिरोही जी, आपकी बात से मैं आंशिक रूप से सहमत हूँ, लेकिन यही आपकी बातों से 2-3 सवाल और पैदा होते थे। अगर भारतीय जनता पार्टी उनको सचमुच हिंदू हृदय सम्राट मानती है तो जो ये
अभी राम मंदिर का साल भर पहले भूमि पूजन हुआ, जिसमें नरेंद्र मोदी जी ही आपकी पार्टी की ओर से इकलौते बड़े नेता दिखाई दिए। और कल्याण सिंह अगर राम मंदिर की भूमिका बनाने वाले सबसे बड़े नेता पार्टी इनको मानती थी और हिंदू हृदय सम्राट उन्हें कहा जाता था पार्टी की ओर से, तो उस कार्यक्रम में क्यों नहीं उन्हें बुलाया गया। और दूसरी बात, आपने कहा ग्रामीण पृष्ठभूमि की, तो हिंदुस्तान की राजनीति में तो सभी तरफ आप देखते हैं 2/3 नेता ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं। आपकी राष्ट्रीय राजधानी की बात करें और प्रदेशों में बात करें, तमाम नेता आपके जो हैं वो ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं। इसी समय अचानक ऐसा क्या हुआ? और अगर जहां तक आपने कहा कि उनको बड़ा नेता पार्टी मानती थी, तो उनको तो बकायदा सीट से हटा के राम प्रकाश गुप्त जी को लाए थे, आपको याद होगा, चाहे वो सब फिर असफल रहा आपका प्रयोग पार्टी का। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि और 2 बार कल्याण सिंह भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर चले गए और भाजपा को लिए तमाम तरह की उन्होंने अपशब्द भी इस्तेमाल किए, और बाद में उन मुलायम सिंह जी के साथ भी जा मिले जिनके से उनकी दुश्मनी बताई जाती थी और कहा जाता था कि वो उस खेमे के हैं और मैं इस खेमे का। तो कुछ बात हजम नहीं हो रही कि अचानक भाजपा में इतना कल्याण सिंह को लेकर मोह क्यों पैदा हो गया। ये थोड़ा सा मुझे लगता है अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा। अगर कुछ और इसके बारे में आप हमको और रोशनी डालें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। रवि जी, मैं बिल्कुल स्पष्ट आपको करूं, क्योंकि जब गडकरी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और कल्याण सिंह जी पार्टी में आए, और उससे पहले भी, और आदरणीय मोदी जी का जो चुनाव प्रचार अभियान चला, तो मैं उस बात, बहुत सारी अंदर की बातों का गवाह हूं और मेरे संज्ञान में है वो सब बातें, कि कल्याण सिंह जी का जो पार्टी के अंदर कई तरह के विवाद हुए और जो कुछ भी आपने घटनाक्रम बताया वो जरूर घटा, लेकिन कल्याण सिंह जी की जो महत्वपूर्ण भूमिका इस पार्टी को बनाने में रही है, उसको जो पार्टी का कार्यकर्ता वो कभी भुला नहीं पाया, और लोगों का संपर्क रहा। वो बहुत सारे, मैं उस चीजों में नहीं जाऊंगा, उसमें बहस दूसरी तरफ चली जाएगी, और नहीं चाहता कि ऐसे मौके पे हम बहुत सारी ऐसी बातों की चर्चा करें जो अभी नहीं करने लायक हैं। लेकिन कल्याण सिंह जी की ये जो उनकी जो उपयोगिता थी, उनकी जो महत्ता थी और उनका जो कद था, वो पार्टी में हमेशा शीर्ष के लोग हमेशा मानते रहे हैं। वो अलग बात है कि पार्टी में कैसे आए नहीं आए, उसकी मैं फिर वो कहता हूं कि चर्चा करने का आज समय नहीं है। लेकिन माने कल्याण सिंह जी को लाने के लिए गडकरी जी और डॉक्टर जोशी, कलराज मिश्रा, और उस वक्त जो है बहुत सम्मान के साथ उनको वापस लेके आए, वो सारी बातों का मैं गवाह हूँ। और लगातार उनकी और दूसरी बात, जब प्रचार अभियान में भी, तो कल्याण सिंह जी का नरेंद्र मोदी जी ने खुद कल्याण सिंह जी को आग्रह किया कि जब भी मीटिंग हो तो वो हमारे साथ रहे, हमारे साथ चलें, और उनकी एक पहचान है और हमें लोगों के बीच में लेके जाएं। तो जी कल्याण सिंह बिल्कुल जी, ठीक। आपने हाँ, तो कल्याण सिंह जी कई बार क्या था, उनका स्वास्थ्य और उनकी उसको देख के ये रहता था कि वो जैसे मंच पे जाते हैं तो वो भीड़ हो जाती है मंच पे, तो कल्याण सिंह जी आगे नहीं जा पाते थे, वो धक्का मुक्की के चक्कर में अपनी कुर्सी। तो माने मोदी जी ने खुद कहा कि कल्याण सिंह जी को उन्होंने मतलब जगह बना के उनको अपने साथ ले जाके आगे चलते थे वो। तो ये कुछ जी चीजें, हाँ, तो ये इसमें उनकी जो बात है उसको नकारा नहीं जा सकता कि भाई कल्याण सिंह जी को कोई नकार दे या उनका कद छोटा हो गया। कल्याण सिंह जी शुरू से ही जो है हिंदुत्व वाली जो विचारधारा है, राष्ट्रवादी विचारधारा है, उसके ध्वजवाहक रहे हैं, और जाति से ऊपर उठ के उन्होंने अपना जो है इस विचारधारा के लिए काम किया है, इसमें कहीं दो राय नहीं। नरेश सुरेश जी, आपने एक बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया, उपयोगिता। और इस उपयोगिता को लेकर मुझे लगता है कि बात की जानी चाहिए। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजकुमार भाटी जी, जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। वो समाजवादी पार्टी जिससे कल्याण सिंह जी
का बैर भी रहा और दोस्ताना भी हुआ और मिलकर चुनाव भी लड़ा और एक दूसरे से गलबैयां भी की। ये कल्याण सिंह की जो उपयोगिता शब्द का इस्तेमाल अभी इन्होंने किया है नरेश जी ने, राजकुमार जी मैं जानना चाहूंगा कि आपकी पार्टी भी उत्तर प्रदेश में ओबीसी का अभी तक देखा जाए तो सबसे अधिक बड़ा नेतृत्व करती रही है। ओबीसी वर्ग में सबसे अधिक मत जो हैं वो यादव वोटों के हैं और यादव नेतृत्व समाजवादी पार्टी का ही है उत्तर प्रदेश में। ऐसे में जो उपयोगिता शब्द अभी नरेश जी ने कहा, उस उपयोगिता को देखते हुए ही क्या भाजपा इस समय रुदाली बनी हुई है, या वाकई आपको राजकुमार जी लगता है कि उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा कुछ हो गया है, या जो हो गया है उसका राजनीतिक लाभ लिया जा रहा है? राजकुमार भाटी जी। नहीं, आदरणीय नरेश सिरोही जी ने बिल्कुल सटीक शब्द प्रयोग किया और आपने सही पकड़ा इस शब्द को, उपयोगिता। सिरोही जी ने कहा कि लोग ये नहीं जानते थे कि उनकी जाति क्या थी, लेकिन आरएसएस और बीजेपी अच्छी और थे जब उन्होंने ओबीसी के लिए कुछ करना चाहा। देखिए, वो ओबीसी कास्ट से आते थे, लोध जाति से आते थे, और जब समाज में ये भारत की एक विशिष्ट संरचना है कि यहाँ जाति के बिना आदमी जी नहीं सकता। कोशिश भी कर रहे हैं कि हम जाति को नहीं मानेंगे, लेकिन जीना नहीं देंगे। जो हिंदुत्व बार बार राग अलाप रहे हैं, हिंदुत्व तो बिना वर्ण व्यवस्था के, बिना जाति के चलता ही नहीं है। हिंदुत्व में तो आप पूजा करने बैठोगे तो आपकी गोत्र पूछा जाएगा, आपको स्थान दिया जाएगा कि कहाँ बैठना है। तो और इन्होंने कहा कि हिंदुत्व के आइकॉन थे, हिंदुत्व को बढ़ाने में उन्होंने कौन सा योगदान दिया? क्या हिंदुओं को रोजगार दिया, हिंदुओं को अच्छे विचारधारा दी? हमें पूरे देश में झगड़े हुए, कितने लोग मारे गए। और मैं एक जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी में ओबीसी और एससी के नेता ने, जिस नेता ने सिर उठाने की कोशिश की, उसको दूध में से मक्खी की तरह निकाल के बाहर कर दिया आरएसएस ने। मैं नाम गिनवा सकता हूं, माननीय कल्याण सिंह जी, उमा भारती जी, साक्षी महाराज जी। जब तक ये बीजेपी के पोस्टर बॉय रहे, जब तक उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाते रहे, तब तक तो उन्हें अच्छे लगते रहे। और जब उन्होंने ओबीसी के मुद्दे उठाए, पिछड़ी जातियों के मुद्दे उठाए, दबे कुचले समाज के मुद्दे उठाए, तो जो मुख्यमंत्री रहे थे उत्तर प्रदेश के कल्याण सिंह, उन्हें भी पार्टी छोड़ने के लिए विवश किया। जो मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री रही थी उमा भारती, उन्हें भी पार्टी छोड़ने के लिए विवश किया। और साक्षी महाराज जो सांसद थे, उन्हें भी पार्टी छोड़ने के लिए विवश किया गया। देखिए, आप आदरणीय कल्याण सिंह जी को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनसे हमारा बातों मतभेद रास्तों पर चल रहे थे। एक तरफ उन्हें जी जी, तो मैं राजकुमार की बिल्कुल सही पकड़ा आपने, और इसी बात को थोड़ा जी 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 जी, तो बीच में आपकी आवाज कुछ कटने लगी थी। और इसमें राजकुमार जी, आप किस तरह से देख रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी ओबीसी का जो लीडरशिप अपने हाथ में रखी हुई थी और उसमें सेंध लगाने की ये कुछ कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की ओर से? देखिए, हम ओबीसी, एससी या माइनॉरिटी की जो आवाज उठाते हैं वो संविधान के अनुरूप उठाते हैं, जो हमारा भारत का संविधान कहता है। हमारे भारत का संविधान कहता है कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता होगी हर व्यक्ति को। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा कहती है कि हम, क्योंकि ज्यादा है संख्या में, हमारी तरह से पूजा पाठ करना पड़ेगा, हमारे विचार पे चलना पड़ेगा, हमारे जैसे कपड़े पहनने पड़ेंगे, जिन चीजों से हमें परहेज है उन आपको खाने नहीं देंगे। राजकुमार जी, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही मुझे। है, मुझे लगता है राजकुमार जी को दोबारा कनेक्ट करना पड़ेगा। और मैं इस विषय सतपाल चौधरी जी हमारे साथ, जो प्रवक्ता हैं भीम आदमी आजाद पार्टी के, उनसे बात करना चाहता हूं। मैं सतपाल जी आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ये ओबीसी की जो राजनीति इस समय प्रचंड रूप से दिखाई दे रही है देश में, और उत्तर प्रदेश में जैसे कि अब विधानसभा चुनाव सर पर हैं, ऐसे में क्या आपको लगता है कि वाकई ओबीसी का दर्द महसूस कर रही है भारतीय जनता पार्टी? और इसी तरह से जैसे अब ये कुछ 5 एमएलसी की सीट खाली हुई हैं, मंत्रिपरिषद का दोबारा पुनर्गठन होने जा रहा है, विस्तार होने जा रहा है,
उसमें क्या ओबीसी के नेताओं को आगे लाकर या कल्याण सिंह जी के बेटे जो एटा से एमपी भी हैं उनको किसी तरह से प्रदेश की राजनीति में लाकर ओबीसी मतदाताओं को बनाने की कोशिश की जाएगी? और अगर बनाने की कोशिश की जाएगी तो आपकी पार्टी इसको किस तरह से देखती है और इसको किस तरह से इस चैलेंज को स्वीकार करती है? सतपाल चौधरी जी रवि जी, ये पूरी तरह से लोटा घुमाने वाली बात है। ये लोटे में घुमाएंगे। और उन दिनों में पत्रकारिता करता था जब कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे, और मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में माननीय राजनाथ सिंह जी ने कहा कि ये सरकार अपनी सरकार के लिए, और ये कहा कि ये अनऑफिशियल है। हम पत्रकारों के सामने कहा गाजियाबाद में कि अनऑफिशियल है, लेकिन ये सरकार उत्तर प्रदेश की सरकार, राजनाथ सिंह जी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के, और अपने मुख्यमंत्री के बारे में उनकी एक टिप्पणी थी, हम राय से चलेगी या कुसुम राय से चलेगी। हम बहुजन समाज की राजनीति में कर रहा हूं, उस राजनीति में हम लोग ये समझते हैं कि मनुस्मृति, हम तो राजकुमार भाटी जी से भी सीखा अम्बेडकरवाद को और मनुस्मृति को, तो किस तरह से उनको प्रताड़ित करते हुए मुख्यमंत्री पद से बदनाम करके हटाया गया, और दो बार हटाया गया, और आज वो इनके इतने बड़े चहेते हो गए, आइकॉन हो गए। इन्हें केवल पिछड़े वर्ग की वोट की लालसा है। प्रदेश की ओबीसी राजनीति, कल्याण सिंह जी के निधन, आगामी चुनाव को लेकर की जा रही उठापटक, इन सब मुद्दों पर आज हमने बात की। इसमें किसी नतीजे पर तो नहीं पहुंचा जा सकता कि क्या वाकई प्रदेश में कल्याण सिंह जी के निधन को भुनाया जा रहा है, लेकिन सतपाल चौधरी जी की इस आशंका को भी निर्मूल नहीं कहा जा सकता कि अटल बिहारी वाजपेयी की तरह कि कहीं ऐसा भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी कल्याण सिंह जी को भी लोटे में घुमा दे और घर घर उनके अस्थि कलश ले जाए जाएं। प्रदेश में जगह जगह, शहर शहर, गांव गांव इसको बनाने की कोशिश की जाए। राजनीति चीज ही इसी का नाम है, इसमें जिंदा भी आदमी भुनाए जाते हैं और मुर्दा भी। खैर, आज हमारी बात यहीं समाप्त होती है। बात जनता की के नए एपिसोड में फिर हम आपसे मिलेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।